workshop जो है, our seventh workshop is on Flutter with Firebase and authentication. Introduction to Flutter with Firebase and authentication. Flutter का आपको इंट्रोडक्शन हो चुका है, Flutter काफ़ी हमने एक्सप्लोर कर चुके हैं, Flutter की UI से हम खेल चुके हैं। कल की जो वर्कशॉप थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिन्होंने ली थी उनको आइडिया हो गया होगा। बहुत क्लियर और कंप्लीट वर्कशॉप थी गेटेक्स के हवाले से। जिन्होंने नहीं ली वो रिकॉर्ड लेक्चर देख सकते हैं। और क्वाइट मैं एक्सप्लेन कर दूं गेटेक्स को कि हमने गेटेक्स को एक्सप्लोर किया था। गेटेक्स एक ऐसा पैकेज है जो कि आपके काम को आसान करता है। तो अभी जो जितनी भी मज़ीद वर्कशॉप्स हैं, हम बाकी तरीक़ों के जो सिंपल फ्लटर के तरीके उनके ही तरीके से हम करेंगे, गेटेक्स के थ्रू नहीं करेंगे। गेटेक्स से मैंने बताया था एक कंप्लीट ऐसा पैकेज बन गया जिसने काम को आसान करके ऑल इन वन कर दिया। बट वो पहले वो वाला काम आना चाहिए जो मुश्किल है थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा लंबी जिसे कंटेंट कहते हैं ना, वो जब काम आपको आ जाएगा फिर आपको आसान काम में स्विच करने पे अब काम जो आसान करेंगे वो मज़ीद पावरफुल तरीके से होगा। तो आज की जो क्लास है फायरबेस पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन टू फायरबेस के बारे में सारा बताऊंगा, उसकी इंट्रोडक्शन टू ऑथेंटिकेशन, उसका इंस्टॉलेशन और क्या कहते हैं इंटीग्रेशन विद फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन, ये आज की हम वर्कशॉप में एक्सप्लोर करेंगे। और आज की वर्कशॉप की बेस जो है वो बाकी वर्कशॉप से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हमने आज की वर्कशॉप में हम फायरबेस को इंटीग्रेट करना, उस फायरबेस क्या है, उसकी डाउनलोड, उसकी इंटीग्रेशन विद फ्लटर और ऑथेंटिकेशंस क्या होती हैं, ये जब हमें आज समझ में आ जाएगा, हमें थोड़ा थ्योरी बेस होगा, तो फिर कल की जो हमारी वर्कशॉप है, कल की हमारी वर्कशॉप का कल नहीं होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारी 3 वर्कशॉप जो हैं, उसमें जो थर्सडे की वर्कशॉप है, जो इसके बाद की 8 वर्कशॉप है, जो कि हमारी होगी जीमेल और फेसबुक API की। मीन्स कि हम अपने एप्लीकेशन में, जैसे हम लोग को आप लोगों ने देखा है कि हम साइन अप करते हैं विद जीमेल अकाउंट, आउटलुक अकाउंट या फेसबुक अकाउंट, और फिर साइन इन भी उसी जीमेल गूगल आईडी से हम कर रहे होते हैं। हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो हमारी जो 8 वर्कशॉप होगी वो हमारी होगी ऑथेंटिकेशन विद जीमेल और फेसबुक API। जब आपको फायरबेस समझ में आ जाएगा, फायरबेस की थोड़े एरर सॉल्व हो जाएंगे, ऑथेंटिकेशन के बारे में समझ में आ जाएगा, तो 8 वर्कशॉप जब हमारी होगी तो उसमें हमको कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर हम थोड़ा ऑथेंटिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। फिर जो हमारी 9th वर्कशॉप होगी, जो कि हमारी होगी करंट ऐप पे। करंट ऐप से मुराद आप लोग फेसबुक पोस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं, सही है। तो बाकी हमारी करंट ऐप होगी। तो करंट ऐप जब बनी, करंट ऐप से पहले हम लॉगिन साइन अप करेंगे, तभी हम अपनी करंट ऐप में जाएंगे। तो लॉगिन साइन अप करना आपको आता होगा 8 वर्कशॉप में, और उससे पहले फायरबेस की इंटीग्रेशन आपको आती होगी आज की वर्कशॉप की वजह से। और फिर आने वाली जो 11-12 वर्कशॉप है, जिसमें लिंक्डइन क्लोन है विद डायनेमिक डेटाबेस, सही है, और व्हाट्सएप क्लोन और फिर उबर क्लोन, बाकी सारे क्लोन है ना, उसमें जो आपका जो ऑथेंटिकेशन बाकी उसके काम हो रहे होंगे ना, बेसिक से वो आपको आते होंगे, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेन फीचर्स होंगे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारा काम शॉर्ट में, आसान में और कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की फायरबेस की वर्कशॉप से। सो व्हाट इज़ फायरबेस, सही है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, सबसे पहले एक डेटाबेस का। एक्चुअली फायरबेस एक डेटाबेस है, सही है। बैकएंड एज अ सर्विस, आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का नाम सुना होगा कि आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम कहते हैं सास, सही है। जैसे कि फेसबुक एक सास है, सही, आपको एक सॉफ्टवेयर मिला हुआ है जिसके थ्रू आप सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसी तरह एक डेटाबेस गूगल का फायरबेस है, जिसने एक क्लाउड बेस बनाई चीज़, और उसने कहा भाई यूज़र को कि अपना सर्वर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है मैं बैकएंड एज अ सर्विस दे रहा हूँ, आपको अपनी स्टोरेज दे रहा हूँ, वर्चुअल स्टोरेज, और उसके अंदर तमाम जितनी भी चीज़ें आपको यूज़ पड़ती हैं डेटाबेस को खेलने के लिए, वो तमाम मैं आपको दे रहा हूँ। तो फायरबेस क्या है, बैकएंड एज अ सर्विस, सही है। तो इसमें आपके पास एनालिटिक्स, डेटाबेस, रिपोर्टिंग, टेस्टिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ डेटाबेस नहीं, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट की डेवलपमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक जितना भी काम होता है वो फायरबेस आपको करके दे रहा होता है। अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करूँ कि फायरबेस का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि वो रियल टाइम डेटाबेस है। जैसे कि व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आया, किसी का मैसेज आपने सेंड किया किसी को, और सामने से मैसेज आया, जब उसका मैसेज आएगा तो आप ऐप क्लोज करके रिफ्रेश थोड़ी करते हैं, वो तो रियल टाइम पर रन टाइम पे चीज़ें दिखा रहा होता है। ऑल्दो कुछ एप्लीकेशन ऐसे होती है कि भाई चल नहीं रही, तो हम कहते हैं बंद करो उसको, रिफ्रेश करो, ओपन क्लोज करो, ये चीज़ हो जाएगी, तो रियल टाइम नहीं होती।
तो रियल टाइम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बैक टू बैक बात कर रहा हूँ मैं, तो चीज़ें मैंने यहाँ से मैसेज किया, वहाँ से फॉरन मैसेज आया। अब बार बार ऐप को बंद करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, फिर उसका जो सेकंड मैसेज होगा वो मुझे दिखेगा, तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप सीन हो गया। तो रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है कि मतलब जो आपका व्हाट्सएप है, आप चैट एप्लीकेशन, फेसबुक मैसेंजर, जितनी भी एप्लीकेशन है सब मार्केट में सब रियल टाइम है। तो फायरबेस आपको रियल टाइम डेटाबेस देता है, बैकएंड देता है। बैकएंड हम MongoDB, MySQL, आपने इन सबका नाम सुना होगा, जिसके लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होती है आपको, वो पाइथन, जावा, नोड.js, PHP। तो ये एप्लीकेशंस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चाहिए होती है फॉर MySQL, MongoDB, .NET, ये सारी चीज़। तो हमारी ये बैकएंड अलग बनता है, फ्रंट एंड अलग बनता है। तो फायरबेस में ऐसा नहीं होता, फायरबेस में सारा काम फ्रंट एंड से डायरेक्ट डील कर रहा होता है फायरबेस, सही है। तो इसमें हमारी एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल डिवाइसेस हो, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम ऐप्स का बैकएंड जो है डेटाबेस वो स्टोर करता है फायरबेस इसके अंदर। और फायरबेस आपको रियल टाइम डेटाबेस के साथ साथ आपको ऑथेंटिकेशन, पावरफुल सिक्योर ऑथेंटिकेशन दे रहा होता है, मतलब साइन इन, लॉग इन। उसके बाद क्लाउड मैसेजिंग, स्टोरेज, होस्टिंग, अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, टेस्ट लैब फॉर टेस्टिंग, क्रैश रिपोर्टिंग कि कब क्या मसला होगा, पूरी एनालिटिक्स रिपोर्ट देता है फायरबेस, सही है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल, सही है। ट्रेडिशनल और ये फायरबेस, इनमें फ़र्क है। जैसे ही मैंने नोड.js इन सबका नाम लिया था, वो क्या सीन है, मैं आपको थोड़ा सा, मैं आप लोगों को सीन दिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ बैकएंड और फ्रंट एंड का। जैसे कि ये मेरी एक एप्लीकेशन है, सही है, और ये मेरा है सर्वर, जहाँ पे जैसे सर्वर चाहिए होता है फॉर लोकल स्टोरेज। अब यहाँ पे आ गया मेरा, अब मेरे जो सर्वर है, सही है, ये मेरा सर्वर है, ये मेरी एप्लीकेशन है, ये मेरा क्या है, बैकएंड डेवलपमेंट। यानी मेरा जो मेरी जो एप्लीकेशन है उसको मैंने लॉगिन किया, तो साइन अप किया और लॉगिन किया, तो एक लॉगिन का, साइन अप का डेटा मेरे सर्वर में जाएगा, सही है। और फिर जब मैं साइन अप कर लूँगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर यूज़र आएगा तो बताएगा कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पासवर्ड है, जो मैं तुम्हारे अंदर स्टोर कराया था, मैं वो पहचान दो, मुझे लॉगिन करके मुझे होम पर ले जाओ। तो वही डेटा फिर यहाँ से उठ के आएगा और उसको एक्सेस दे देगा। ये काम होता कैसे? ये काम फ्रंट एंड की जो फ्लटर आपकी एप्लीकेशन है, और ये जो आपका जो सर्वर पड़ा हुआ है आपके घर पे, या फिर आपने क्लाउड खरीदा हुआ है, किसी की होस्टिंग खरीदी है, उसमें ये डील कैसे हो रहा होता है? ये डायरेक्ट डील नहीं होता। अगर आप फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, ये जितने भी फ्रेमवर्क्स है ना, एंगुलर, ये सारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट बैक एंड सर्वर से डील नहीं कर सकती, इसलिए बीच में लैंग्वेजेस आती हैं जिसे कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, ये आपका जो ट्रायंगल है, इसको आप कंसीडर कर लें विद नोड.js या पाइथन, जिसमें ये जितने भी ऑथेंटिकेशन, जितने भी सिग्नल जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली आएंगे यहाँ पे, इसके पास। इधर आपके पास पड़ा होगा आपका पाइथन का, नोड.js का कोड, जिसमें ये सारी कंडीशन बनी होंगी कि इफ़ यूज़र नेम इज इक्वल टू करेक्ट, तो इस तरह करके जो भी आपका कोड होता है बैकएंड का। सर्वर आपको, जैसे आपने लॉगिन के बटन, यहाँ पे एक लॉगिन का बटन है, सही है, आपने इस पर क्लिक किया कि भाई मेरा यूज़र, मैं डेटा रजिस्टर कर चुका हूँ, सही है, अब मुझे साइन इन करके मुझे होम स्क्रीन पे ले जाओ। तो आपने लॉगिन के बटन जब आप क्लिक करेंगे तो एक रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड के कोड के पास, वो बैकएंड का कोड चलेगा और वो कहेगा डेटाबेस को, यहाँ पे लोकल स्टोरेज को, कि भाई यहाँ पे जो भी इस नाम का शख्स का बंदा है ना, इसका मुझे नाम पता दो। वो यहाँ से उसके पास नाम पता वापस आएगा, वो देखेगा हाँ भाई ये वही बंदा है जिसने पहले साइन अप किया था। यहाँ से उसको रिक्वेस्ट दोबारा भेज देगा, जो कि API की क्लास थी हमारी, वर्कशॉप नंबर से API के थ्रू होगा सारा काम, और कहेगा हाँ भाई आपका पासवर्ड ID सही है, आप होम पेज पर चले जाओ। तो फ्रंट एंड आ गया, समझे, ये फ्लटर हो गया, ये फ्लटर एप्लीकेशन हो गई। ये आपकी नोड.js, जावा, पाइथन, PHP की एप्लीकेशन हो गई, बैकएंड अलग लिखता आता है। ये हो गया आपका MySQL, MongoDB, या फिर कोई भी डेटाबेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 काम आ गया, यहाँ पे फ्रंट एंड, बैकएंड, डेटाबेस। लेकिन फायरबेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। फायरबेस ने काम कर दिया आसानियत। देखो, जैसे ये ट्रेडिशनल, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये आ गया लोकल स्टोरेज या क्लाउड पे जहाँ भी आपने स्टोर किया हुआ। रिक्वेस्ट भी यहाँ से, भाई कोड चलाओ साइन अप का या लॉगिन का, सही है तो बताओ, बंदा अगर रजिस्टर हो चुका है तो मुझे बताओ, एक्सेस दो मुझे। तो यहाँ से उसने फेंका, या तो क्लाउड पे एज़्योर, AWS या फिर गूगल क्लाउड, कहीं भी आपका डेटा पड़ा हुआ है, या आपके लोकल स्टोरेज सर्वर आपका जो आता है, हम होस्टिंग खरीदते हैं वहाँ पे, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जा
बैकएंड के कोड के पास बैकएंड दे रहा है डेटाबेस पे, यहाँ से रिटर्न होगा बैकएंड कोड के पास, फिर यहाँ से रिटर्न होगा एप्लीकेशन के पास। और यूजर अगर सही आईडी पासवर्ड होगा तो साइन अप कर देगा, साइन इन कर देगा, नहीं तो कहेगा भाई अपना आप वो नहीं हो। सही है। लेकिन फायरबेस पे क्या होता है, ये तो है ट्रेडिशनल तरीका। फायरबेस पे क्या होता है, ये है फ्लटर, ये है फायरबेस। फ्लटर की जो डार्ट की कोडिंग है उसी के थ्रू हम फायरबेस में डेटा फेंकेंगे, फायरबेस से डेटा लेंगे। कोई लोकल स्टोरेज, कोई क्लाउड की, कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा काम फ्लटर फायरबेस, रिएक्ट नेटिव फायरबेस, रिएक्ट फायरबेस, एंगुलर फायरबेस, इन सब से हमारा काम हो रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक कोई चीज़? अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं आई थिंक। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डेटाबेस रियल टाइम एक्सेस टू द क्लाइंट। रियल टाइम का मैंने बताया हुआ है कि भाई आपने चैटिंग कर रहे हैं, डेटाबेस पे गया, जो भी आपकी डिवाइस है, फायरबेस सोता हुआ गया, आपके पास ये ऐसे चल रहा होगा। सही है। तो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है। अच्छा, सपोर्टेड बाय, आप अपनी iOS एप्लीकेशन बना रहे हैं तो फायरबेस उसमें लगता है। नेटिव भी हो भले, हाइब्रिड ना भी हो, उसमें भी iOS लगता है, एंड्रॉयड में तो लगता ही लगता है। यूनिटी गेम डेवलपमेंट के लिए भी फायरबेस पे बैकएंड आप ले सकते हैं। C++ की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसकी सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फायरबेस C++ से भी इंटीग्रेटेड, और वेब के लिए तो है ही है। अब वेब पे जावास्क्रिप्ट से डायरेक्ट, Node.js, PHP, पाइथन की जरूरत नहीं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से आप डेटाबेस अपनी एप्लीकेशन का ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जावा और काफ़ी चीज़ों में फायरबेस लग रहा है, ये तो एक ऊपर की चीज़ है। तो फायरबेस इज मोस्ट पावरफुल टूल। ये ऑस्ट्रेलिया के 3 स्टूडेंट का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, जिसको बाद में गूगल ने ओन किया, स्पॉन्सर किया, फिर बाद में खरीद लिया। पहले तो सर्च पे था, फिर गूगल ने खरीद लिया, और ये फ्री है एक लिमिटेड टाइम तक। इसमें इसका बस एक डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा बड़ी लार्ज स्केल ऐप नहीं बन सकती। इसका जो आपको स्टोरेज मिलती है उतनी स्टोरेज नहीं मिल सकती कि अगर आप उबर करीम जब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल ऐप बना रहे हैं, तो उसके लिए नहीं है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये बेस्ट है। तो अगर हम चलें थोड़ा सा फायरबेस की तरफ, यार नहीं नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं फायरबेस ना, दिमाग सही है नहीं? सही, फायरबेस लिखेंगे, पहले ही लिंक होगा, दूसरा लिंक होगा, किसी भी चले हैं। सही, ये आ गया आपका फायरबेस। इसमें आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, आप साइन अप कर लेगा। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन कर लेगा। मैं लॉगिन कर चुका हूँ, ये मेरी आईडी है। सही है। मैं सिंपली जाऊँगा गो टू कंसोल का बटन होगा। सही है। फायरबेस की तरफ हम जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो देखते रहेगा। मैं सिंपली फायरबेस की वेबसाइट पे जाऊँगा, अपने आप को रजिस्टर कराऊँगा। सही है। उसके बाद मेरे पास लॉगिन हो चुका हूँ, मेरे पास गो टू कंसोल का बटन होगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा। ये मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रीन दे देगा। अब मज़ीद आगे जाने के लिए मैं कोई चीज़ भी मसला हो रहा है फायरबेस के हवाले से तो पूछ लें, इससे पहले मैं आगे जाऊँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो मैसेज कर सकता है चैट पे। अच्छा, नहीं है कोई मैसेज। अच्छा, आपकी जो फ्लटर एप्लीकेशन है, सही है, ये हमारी फ्लटर एप्लीकेशन है। इसका हम यहीं से फ्रंट एंड डार्ट से ही हम अपना बैकएंड लेने के लिए हम फायरबेस इस्तेमाल करते हैं। अभी हम सारा काम स्टैटिक पे कर रहे थे, अब हमें स्क्रीन लॉगिन करनी हो, साइन अप करनी हो, तो अभी तो हमने यूआई बना ली। सही है, ये दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एंटर अपना ईमेल करूँगा, फॉर एग्जांपल रोहेल। सही है। यहाँ पे मैं करूँगा पासवर्ड जो मैंने दिया हुआ है। सही है। अगर मैंने अपनी ईमेल अपनी रोज दी होगी और ये पासवर्ड मेरा ये 4 अल्फाज का होगा, तो ये मुझे लॉगिन करके मेरी नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। ऐसा ही होता है डायनेमिक काम, डेटाबेस काम। तो ये डेटाबेस काम के लिए हमें ज़्यादा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, Node.js, PHP वगैरह, लेकिन वो काफ़ी लंबी होती है लेकिन पावरफुल होती है। लेकिन फायरबेस भी एक डेवलपर टूल है जो कि आपको मदद कर रहा होता है, तो आप फायरबेस भी छोटे प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो ये हमने यूआई तो फ्लटर से बना लिया। अब जब लॉगिन करें, जितना भी काम है ये डेवलपर का काम है, प्रोग्रामिंग काम है, इसके लिए बैकएंड लैंग्वेज चाहिए होती है। तो हम ये फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। बैकएंड के लिए तो Node.js, जावा, PHP, पाइथन तो एक्चुअली फायरबेस जो है ये रियल टाइम डेटाबेस
और डेटाबेस, लोकल स्टोरेज और इन तमाम एप्लीकेशन के बैकएंड के लिए इस्तेमाल होता है, डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो अच्छा, तो अब यहाँ पे तरह चलते हैं। मैं जाऊँगा अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। जब भी कोई आपको अपना ऐप का बैकएंड लेना हो तो सबसे पहले आप देंगे क्रिएट अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं दे दूँगा अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं दे दूँगा फायर ऐप फॉर एग्जाम्पल। सही है, यहाँ पे मैं करूँगा आई एक्सेप्ट दी फायरबेस फ्रॉम और कंटिन्यू। अच्छा, मैं बहुत सा काम जो आज की वर्कशॉप का भी डॉक्यूमेंटेशन से करूँगा और आपको आइडिया हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन फिर से कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कल की वर्कशॉप में हमने डॉक्यूमेंटेशन से कितना सारा काम किया था। अब मुझे कह रहा है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट जो है वो इनेबल करना है। हमने कहा यस हमें करना है क्योंकि ये फ्री में दे रहे हैं। कंटिन्यू। ये मुझसे पूछ रहा है आपकी लोकेशन। सही है, इसमें आई थिंक पता नहीं पाकिस्तान है कि नहीं, लेट्स सी, थोड़ा देख लेते हैं। पाकिस्तान है। सही है, ऑल्दो ये लोकेशन जो आएगी ये क्लाइंट साइड आएगी। अगर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट यूएसए का है तो पाकिस्तान ही डालेगा। जैसे बात तो उसकी एप्लीकेशन अगर यूएसए में रन हो रही है तो यूएसए में डालेगा। उसके बाद अगेन आई एक्सेप्ट गूगल एनालिटिक्स फ्रॉम एंड क्रिएट माय प्रोजेक्ट। मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। आज की वर्कशॉप जो होगी ना, मतलब फायरबेस ना बहुत एरर देगा आप लोग को ना। आपको सब कुछ आप एरर सॉल्व कर चुके हैं गूगल की मदद से, फला की मदद से, फिर भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा। इसका हल ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में जब सारा इंटीग्रेशन काम कर लेंगे ना, फायरबेस इंस्टॉल कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आप अपनी एप्लीकेशन अपना प्रोजेक्ट क्रॉस कर दें और 1-2 घंटे बाद या थोड़ी देर बाद आप भले ओपन कर लेगा, फिर आपका सही हो जाएगा। ये होता है फायरबेस में जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट तो वो एरर देता है। हल इस तरह होता है, एक दफ़ा कुछ जो एरर, बेसिक एरर है, डिबगिंग एरर है, वो सॉल्व करने के बाद आप एप्लीकेशन क्लोज कर दें और फिर उसको दोबारा रीओपन करें। वो एरर जो है पेंडिंग दिखाता है। ये होता है, मतलब रिफ्रेश को क्रॉस करके बंद करने के बाद खोलना होता है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा मैं। ये देखें, इसने एक मुझे डायनेमिक, मुझे एडमिन पैनल की ज़रूरत नहीं, इसने मुझे पूरा एक डैशबोर्ड दे दिया मेरी ऐप के लिए। अब मुझे कह रहा है कि आपने एक फायरबेस का जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, इसका नाम था फायर ऐप। अब उसका जो बैकएंड है वो किस चीज़ के लिए है? वो मेरे यूनिटी के गेम डेवलपमेंट या AR/VR के प्रोजेक्ट के लिए, वो मेरी वेब के लिए, वो मेरे एंड्रॉयड के लिए, या वो मेरे iOS के लिए। तो अभी हम थोड़ा एंड्रॉयड पे लिखेंगे करेंगे, क्योंकि हम सबके पास मोस्टली PC है और एंड्रॉयड थोड़ा ईजी रहता है iOS के मुकाबले में, क्योंकि iOS की फिर अलग एसडीके द्वारा करनी पड़ती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा, एंड्रॉयड पे क्लिक करूँगा, मैं कहूँगा कि मेरी फ्लटर की एंड्रॉयड एप्लीकेशन का मैं ले रहा हूँ। इसी तरह जब आप एंड्रॉयड का ले चुके होंगे तो तमाम प्रोसेस जो होगा, बस कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं iOS की इंस्टॉलेशन के लिए और कुछ प्रोग्रामिंग फंक्शंस अलग होते हैं। जब आप अपनी फ्लटर ऐप ऑल्दो हाइब्रिड है, एक कोड से हर जगह रन होती है, बट उसका बैकएंड लेना पड़ता है आपको अलग अलग, खासतौर पर अगर आप फायरबेस पे काम कर रहे हैं। तो आप सिंपली एंड्रॉयड पे क्लिक करके एंड्रॉयड का ऐप का बैकएंड ले लेंगे और iOS पे क्लिक करके iOS की ऐप का बैकएंड ले लेंगे। कोड एक ही होगा, बस उसकी इंटीग्रेशन, इंस्टॉलेशन और कुछ प्रोग्रामिंग फंक्शंस चेंज होंगे, बाकी तो सब ओके होगा। क्योंकि हाइब्रिड है, स्पेशली जब आप फ्लटर रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं तो हम एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे। सही है, अब मुझे कह रहा है कि मेरी एंड्रॉयड पैकेज ने का कोई नाम लिखो। ये हो सकता है, कह रहा है कंपनी कॉम, ये कह रहा है com.company.app नेम, आप ऐसे लिखते हैं com.company फायर ऐप, हमारी फायर ऐप का। सही है, लेकिन नेम जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, छोड़ दें। आप अपनी ऐप को सिंपल करा दें रजिस्टर। अब ये मुझे कह रहा है डाउनलोड गूगल सर्विसेज डॉट फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे, इम्पोर्टेंट फाइल। ये फाइल मेरी हो गई डाउनलोड। सही है, अब मुझे यहाँ पे बता रहा है कि भाई अपने प्रोजेक्ट में जाओ, प्रोजेक्ट में ऐप में जाओ। सही है, और ऐप में जाने के बाद सोर्स build.gradle के नीचे ये जो फाइल है उसको पुट कर दूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी डाउनलोड फाइल में जाऊँगा, तो मेरी डाउनलोड जो थी उसको मैं कॉपी कट करूँगा
सही हो, मैं कहाँ पेश करूँगा, ये कह रहा था कि भाई फोन करें अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में जाओ। आप करें। सॉरी, हमने एक काम करते हैं, फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारी आसानी हो जाए। ये मेरे हाथ की मैंने अपना ऐसी की फ्लटर तैसी प्रोजेक्ट कर क्रिएट नहीं दी। किया था। क्या हो गया? खांसी क्यों हो रही है? इधर आओ। खांसी क्यों हो रही है? खांसी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है तुम्हें खांसी? अगर मैं जाऊँ, अपने जल्दी से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लटर क्रिएट फायर है। इधर हुआ दो। सही है, हमारी फायर बेस की ऐप आ जाएगी हमारे पास। नाम कोई भी दे सकते हैं। सही है, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। क्या हुआ? कहाँ ये रिफायर है। इसने मुझे कहा था कि उसमें जाओ, एंड्रॉयड में जाओ। मैं देख लेता हूँ। इसने मुझे कहा था कि भाई एप्लीकेशन में जाओ, ऐप के अंदर जाओ। सही है, ऐप हमारी जो है, हमारी ऐप का एंड्रॉयड में गए, उसमें ऐप के अंदर गए, यहाँ पे पेस्ट कर दो। आई रिपीट, प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड का फोल्डर होगा, एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर ऐप का फोल्डर होगा, उसमें जाके पेस्ट कर दो। ये हमारी फाइल आ गई। पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमें क्या कहते हैं। उसके बाद ये हमें कह रहा है कि भाई अपनी फायरबेस एसडीके को इंटीग्रेट करो। सही है, इसमें आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये काम हम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन से, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिखेंगे फ्लटर फायरबेस। सही है, फ्लटर फायरबेस लिखेंगे। इस सेकेंड लिंक होगा फ्लटर फायरबेस का, उसको हम ओपन करेंगे। ये एक डॉक्यूमेंटेशन आ गई। इस पे ईच एंड एवरी स्टेप फायरबेस की डाउनलोड, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन, फायरबेस का जितना भी डायनेमिक, जितना भी काम आता है प्रोग्रामिंग का, उसकी कोडिंग के साथ मोर देन 60-70% कोडिंग के साथ गाइडेंस मौजूद है। अभी हमें क्या करना है, हमने फायरबेस को तो एक्सप्लोर किया हुआ है। अभी हम कहेंगे भाई इस डॉक्यूमेंटेशन को कि भाई हमें डाउनलोड करके दिखा दो, हमें इंटीग्रेट करके दिखा दो अपने फ्लटर प्रोजेक्ट से कैसे करना है। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे गेट स्टार्टेड में, और इंस्टॉल के बटन पर हम कहेंगे विंडोज, सॉरी हम थोड़ा गलत है। यहाँ पे हमारे पास फ्लटर फायरबेस का है, ये आ गया हमारे पास। सही है, ये ऑप्शन आ गया। इसमें हमारे पास कह रहा है भाई, हमने देखो यहाँ पे लाइन से बता रहा है एंड्रॉयड का बैकएंड चाहिए, iOS, macOS, वेब माइग्रेशन गाइड, जो भी चाहिए। हमने कहा भाई हमें एंड्रॉयड का इंस्टॉलेशन बताओ। अभी हम अपनी एंड्रॉयड ऐप का बैकएंड ले रहे हैं। तो मुझे कह रहा है कि पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये स्टेप हम कर चुके हैं। कह रहा है भाई service.json की फाइल ऐड कर दो। हमने भाई बता दिया कि हमने कर चुके हैं, बाकी का बताओ। सही है, वो कह रहा है भाई अपनी इंस्टॉलिंग योर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम कर चुके हैं। अब मुझे कह रहा है कि भाई एंड्रॉयड के फोल्डर में build.gradle की फाइल होगी। सही है, उसमें एक कोड लिखा होगा बिल्ड स्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज, उसमें जाके ये कोड कॉपी पेस्ट कर दो। तो हम सिंपली ये कोड कॉपी करेंगे। ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने फायरबेस की एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड बैकएंड को अपनी फ्लटर ऐप से। सही है, तो मैंने ये कोड कॉपी किया। मैं जाऊंगा, इसने मुझे कहा है जाओ एंड्रॉयड build.gradle में। तो मैं यहाँ पे गया, सॉरी अपना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। हाँ, तो मुझे कह रहा है एंड्रॉयड में कहाँ कह रहा है, एंड्रॉयड में build.gradle। ये इसमें मुझे कह रहा है कि इसमें जाओ, एक कोड लिखा होगा बिल्ड स्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज में जाके कोड कॉपी पेस्ट कर दो। तो हम देखेंगे बिल्ड स्क्रिप्ट आ गया। आई थिंक यहाँ डिपेंडेंसीज में होगा।
ये आ गया, इसमें हमने ये कॉपी पेस्ट कर दिया अपना क्लास पाथ। सही है। अब देखते हैं हमें क्या कह रहा है। अब मुझे ये कह रहा है कि एंड्रॉयड के फोल्डर में, इस बार एंड्रॉयड के फोल्डर में ऐप के build डॉट ग्रेडल में जाओ और उसमें ये कोड कॉपी पेस्ट कर दो। एंड्रॉयड के फोल्डर में पहले हम एंड्रॉयड के अंदर ही सिर्फ सिंपल ऑप्शन था build डॉट ग्रेडल, अब ऐप के build डॉट ग्रेडल में जाओ और ये कोड कॉपी करो और इसको पेस्ट कर दो। अब हम जाएंगे एंड्रॉयड के ऐप फोल्डर, तो उसके अंदर build डॉट ग्रेडल है और उसमें ये कोड कॉपी पेस्ट कर दो। कहाँ पे? अप्लाई प्लगिंग, इसमें यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे सारे प्लगिन हुए। सही है। अब देखते हैं हमें क्या कह रहा है। अभी आप सबके पास मुस्तमिद, आप सबके पास एरर आएंगे कि फायरबेस इंटीग्रेशन सही से नहीं हुआ, फला फला फला, ये चीज़ें हो चुकी होती हैं। हम ऐप को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, दोबारा थोड़े टाइम बाद ओपन करेंगे तो चीज़ें हट जाती हैं। अभी सब आपको फायरबेस इंस्टॉल करना है, सही है, इंटीग्रेट करना है, उसके बाद आप बंद करके क्लोज करेंगे और सही हो जाएगा। कल की जो हमारी वर्कशॉप होगी थर्सडे वाली दिन, जब हम ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर रहेंगे तो हमारे एरर रिजॉल्व हो चुके होंगे, फिर हम सिर्फ सीधा ऑथेंटिकेशन पे जा चुके होंगे। और आप लोग को भी मैं वीडियो या फिर अगर कोई मसला हो तो ग्रुप पे मैसेज कर देगा मुझे। ऑल्दो मैं फायरबेस की एक और वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा जिसमें आपका अगर कोई इशू आ रहा हो कि फायरबेस इंटीग्रेशन से, तो आप रिजॉल्व कर चुके हों नेक्स्ट वर्कशॉप से पहले। सही है। अब मुझे ये क्या कह रहा है, अब मुझे कह रहा है कि फायरबेस की जो मिनिमम एसडी के वर्जन 16 और 2800 ये 2 हुआ है, ये हमारे पास हुआ हुआ है पहले से। सही है। फिर ये एंड्रॉयड के ऐप में build डॉट ग्रेडल में जाता हूँ जिसमें हम हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारी एंड्रॉयड एसडीके वगैरह क्या दे रहा है। ये कह रहा है हमारे पास 16 है, 30 है, और ये हमें क्या कह रहा है कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 16 और मिनिमम होनी चाहिए 28। हमारे पास 30 है तो बेस्ट ही है। 28 करके देख लेगा रहा ऑल्दो 30 स्टेबल है। सही है। बाकी एसडी के वर्जन मिनिमम 16 होना चाहिए, हमारे पास 16 ही है। अगर देखें तो मेरे पास 16 ही दिखा रहा है। मैं फोकस भी कर दूँगा, ये देखें, ये हमारे पास 16 और ये 30, 28 होनी चाहिए, हमारे पास 30 है, स्टेबल है, नहीं तो ये 16 है। सही। और ये ऐप का एप्लीकेशन आईडी कह रहा है कि होनी चाहिए हमारे पास एप्लीकेशन आईडी जो हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पे हमें शो करा रहा है। सही। अब हम हमारे पास क्या काम रह गया थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास फायरबेस जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है। सही है। अब हम चलते हैं ऑथेंटिकेशंस की तरफ। सही है। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशंस के लिए आपको फायरबेस कोर जो कि फायरबेस है उसका पैकेज आपको pubspec.yaml में पास सेट करना पड़ता है, जैसे कि हमने कल की वर्कशॉप में पास सेट करना सीखा था गेटएक्स की। तो आप सिंपली ये दोनों पैकेज जो है ये कॉपी करेंगे। सही है। और pubspec.yaml में डिपेंडेंसीज फ्लटर एसडी के फ्लटर के नीचे कॉपी करके ये पेस्ट कर देंगे दोनों पाथ। सही है। हम जाएंगे हमारे ऐप में pubspec.yaml में, इसमें जाएंगे, इसमें हमारे पास ये आ रहा है डिपेंडेंसीज फ्लटर एसडी के फ्लटर, इसके नीचे हम दोनों को कॉपी पेस्ट कर देंगे। सही है। ये काम भी हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है ये, अब मुझे कह रहा है कि डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करने के लिए ये कमांड चला दो। ऑल्दो अगर एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम कर रहे हैं तो यूज़र इंटरफेस से ऑप्शन आ जाता है। सही है। और VS कोड पे काम कर रहे हैं तो हम लोग ये कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना है। ऑल्दो यहाँ पे ये भी काम कर चुका होता है काफ़ी। ये हमारा जो पैकेज है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। सही है। अब मुझे क्या करना है, अभी तक मैंने खुद से कोई काम किया ही नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है मैं वो पढ़ता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। इसी तरह करके पूरी एप्लीकेशन बन जाती हैं, अपना काम आसान हो जाता है। मैंने कल की वर्कशॉप में भी कहा था कि आज फ्लटर है, कल ये नेटिव की, आज फ्लटर है, कल को कुछ और हो सकती है। आपको अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अपनी डेवलपमेंट, अपनी लॉजिक और डॉक्यूमेंटेशन को पक्का रखना है। बाकी काम सब हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन से। आज फायरबेस फ्लटर में फायरबेस सपोर्ट कर रहा है,
सब कुछ लिखा हुआ है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं सिर्फ पढ़ता आ रहा हूँ और मैं करता जा रहा हूँ, और इसी तरह करके सारे काम हो जाते हैं। सही है, तो हमारा जो काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि कल की जो वर्कशॉप है परसों की ऑथेंटिकेशन की, उसमें आपको ये सारे काम आपके हो चुके हों, और आप जो है हम डायरेक्ट जीमेल की और फेसबुक की एपीआई से अपनी ऐप का लॉगिन साइन अप बना लें डेटाबेस के साथ। गॉट इट। अच्छा, हम अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था। हमने बता दिया कि हमने भाई वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से कर दिया, तुम्हारी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू टू कंसोल, ये उसने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बैकएंड का हमें कंसोल दे दिया। सही है, हम इसमें ये हमारा सारा बना हुआ है, सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह करके यहाँ पे लाइन पे आ रहे हैं। आपसे इसकी प्रोजेक्ट में जाना, उस पर क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सही है, तो अब हम चलते हैं ये इस तरह। ये क्या है, यहाँ पे है हमारे पास ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन। अभी हम फायरबेस को एक्सप्लोर करे जा रहे हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ये सारी ऑथेंटिकेशन अपनी गूगल से, फेसबुक से, ट्विटर से, गिटहब से, आउटलुक से और मोबाइल से जितनी भी ऑथेंटिकेशन अपने यूज़र को साइन अप कराना है और लॉगिन कराना है। अगर इजी पैसा यूज़ करते हैं तो हम लॉगिन साइन अप करते हैं मोबाइल नंबर से, और लॉगिन भी अपने मोबाइल नंबर से करते हैं। तो उस टाइप ही सब कहते हैं, इन सब हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, लॉगिन साइन अप। सही, तो ये सारे काम फायरबेस आपको करके दे रहा होता है आसान तरीके से, और इसमें से हम दो चीज़ों का एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वर्कशॉप में, गूगल और फेसबुक। सही, तो ऑथेंटिकेशन भी होता है। तो उसके बाद क्या होता है, फायरबेस फाइल स्टोर डेटाबेस। असल में फायरबेस तो एक पूरा जिसे कहते हैं ट्री है, उसके अंदर के सारी पत्ते ये हमारे पास है। ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस डालना है तो फाइल स्टोर आएगा। रियल टाइम डेटाबेस से मुराद अपनी चैट एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं तो आप रियल टाइम डेटाबेस का इस्तेमाल करेगा। अगर मैं इसको करूँ कि क्रिएट डेटाबेस, सही है, डेटाबेस अगेन कहाँ का चाहिए हमें, सर्वर साइड होता है। ये पाकिस्तान में आपके पास सर्वर नहीं है, तो आपका क्लाइंट जहाँ का व्यू वहाँ का डेटाबेस होगा। इंडिया हमारे रिलेट करता है, सिंगापुर एशिया हमारे रिलेट करता है। सिंगापुर हमारा आसपास है एशिया, तो हम सिंगापुर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी क्लाइंट पे। अभी फिलहाल हम यूनाइटेड स्टेट ले लेते हैं और उसको नेक्स्ट करते हैं। सही है, इसमें इसने एक ऑप्शन दिया हुआ स्टार्ट इन लॉक मोड, ये सिर्फ आपके लिए होगा, बाकी लोगों के लिए होगा नहीं। सही है, ये किसी भी यूज़र को नहीं लेगा, तो ये क्योंकि लॉक मोड में, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट मोड के बटन पर क्लिक किया करेंगे और ये बताते हैं यहाँ पे टाइम की। ये जो चीज़ है, ये आपका डेटाबेस जो है, जो आपका स्टोरेज है डेटाबेस की, ये अवेलेबल है 2021 11 महीने 11 तारीख तक। आज कौन सा महीना है, आज अक्टूबर का, यानी अगले महीने तक की 11 तारीख के लिए, पूरे एक महीने के लिए आपके पास ये अवेलेबल है। 11 तारीख के बाद कोई भी आपकी ऐप पे साइन इन करेगा तो वो साइन इन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका डेटाबेस फिलहाल अभी टेस्ट मोड पे है और टेस्ट मोड पर ही होता है। बाद में जब हम पब्लिश करते हैं तो हम ये लाइफ टाइम जो भी हमारे पास टाइम होता है उसके लिए हम कर देते हैं। अभी आपको सिर्फ इसी तरह ऑप्शन आ रहे होंगे और इसी ऑप्शन में रहना है, ज़्यादा उलझना नहीं है। अभी हम कर देंगे इसको इनेबल। ऑथेंटिकेशन यूज़र को लॉगिन साइन अप कराने के लिए, या पोस्ट या चैट, जितनी भी चीज़ें आपको स्टोर करानी है अपने डेटाबेस में रियल टाइम, रन टाइम जो जिसे कहते हैं, उसके लिए हम ये हमने चीज़ें, अभी हमने जितनी भी चीज़ें ये हमने जोड़ी हैं। सही है, ये आपके पास आ रहा होगा आपका सारा डेटा, यूजेस, यहाँ पे सारा चार्ट दिखा रहा होगा कितने डेटा है, कितने कनेक्शन है, डाउनलोड कितनी है, बैकअप, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा होगा। कल अगली नेक्स्ट वर्कशॉप में जब हम कर रहे होंगे ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे सब चीज़ें स्टोर होंगी, तो उसमें बनाने की जरूरत है। फाइल स्टोर डेटाबेस, यहाँ पे एक्चुअली सारा डेटाबेस आपका स्टोर हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे स्टोरेज का सारा ट्यूटोरियल मौजूद है। सही है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करके पता कर सकते हैं कि स्टोरेज क्या किस तरह होती है, आपको आइडिया होती है। सही है, ये सारी ऑथेंटिकेशन है। अभी हम कहाँ जाएंगे, रियल टाइम पे जाएंगे। उससे पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये हमारा लॉगिन, जैसे कि मैं साइन अप कर चुका हूँ, मैंने पहले से ही लॉगिन किया। यहाँ पे मैं डिज़ाइन नहीं किया था। सही है, मुझे मैं अपना ईमेल डालूँगा, पासवर्ड डालूँगा, अगर सही होगा तो मुझे किसी को ले जाएगा, नहीं तो मुझे कहेगा कि भैया आपका पासवर्ड करेक्ट है
और नीचे मैं एक UI बना दूंगा, डोंट हैव अकाउंट क्रिएटेड, साइन अप का बटन डालूंगा जो आपने एप्लीकेशन को दिखाऊंगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वहाँ ले जाएगा। ये आने वाली ऐप्स में हम ये आपको करके दिखाएंगे, सही है। तो अभी अगर मैं कोड को एक्सप्लेन करूँ, अभी हम अगर हम देखें अपनी उसमें जाएँ, ये हमारी ऐप जो फ्लटर में बाय डिफॉल्ट देता है, अगर हम इस सबको मिटा दें और हम एक नई फाइल क्रिएट करें, इस तरह के नाम, सही है। अब हमें एक और चीज़ इनमें इम्पोर्ट करानी होगी। हमें क्या इम्पोर्ट कराना होगा, ये मटेरियल डाट तो है, इसके साथ साथ हमें अपनी हर स्क्रीन पे जब फायरबेस की ऐप लग गई और उसमें फायरबेस का काम हो रहा है तो हर उस स्क्रीन पे हमारे पास एक और इम्पोर्ट आएगी जो कि फायरबेस की होगी, जो कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन से नहीं, सही है। वो क्या होगी, वो उसका पाथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन आप कॉपी करेंगे, सही है, और इसको पेस्ट कर देंगे हर उस स्क्रीन में जहाँ पे आपका फायरबेस लग रहा होगा। ये रिजल्ट ये नहीं, यहाँ पर हम अपना गोल करा देंगे रजिस्टर का स्क्रीन। तो हमारी होम स्क्रीन पहले क्या है, रजिस्टर, सारे एरर रिजॉल्व होगा, सही है। यहाँ पे एक एरर क्या दे रहा है, फायरबेस का, मैंने पहले कहा था अगर मैं उसको बंद करके क्लोज करूँ तो ये ठीक हो जाएगा। ऑल्दो मेरी ऐप में कोई एरर नहीं दे रहा, बस एक लिमिटेड एरर दे रहा है जो कि ये देगा। इसका भी हल ये है कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन देता है सारी, इसमें सारा कोड देता है ये, सही है। आप क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते रहेंगे, आपका यूज़र ऑथेंटिकेशन हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे इसकी तरफ, सॉरी ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे सारा ऑथेंटिकेशन का है, ये हम सारा स्टेप कर चुके हैं, सही है। ये वेब के लिए, अभी हमें से अपने ऐप का लेना है। सोशल ऑथेंटिकेशन की तरफ जाएँ तो सारा कोड मिला हुआ है। सोशल ऑथेंटिकेशन की थ्रू कैसे होती है, मैं वो आपको करके दिखा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको देखूँ, यहाँ पे गौर से देखें आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर बिल्डर का इस्तेमाल किया हुआ यूज़र क्रेडेंशियल साइन इन विद गूगल का फंक्शन, इसने पूरा कोड दिया हुआ है। जब हम अपनी नेक्स्ट वर्कशॉप में काम कर रहे होंगे तो हम उससे पूरा कोड नहीं लिख रहे होंगे, यहाँ से कॉपी कर रहे होंगे ऑथेंटिकेशन कोड और पेस्ट कर रहे होंगे। हम अपनी ऐप में साइन अप विद जीमेल कर रहे होंगे और लॉग इन विद जीमेल कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लटर फायरबेस गाइड डॉक्यूमेंटेशन। ये सारा कोड यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए, इससे मुझे पूरा कोड यहाँ पे दिया हुआ है फायरबेस का। ये मज़ीद पैकेज यहाँ पे इसने मज़ीद दिया हुआ है, तो हम इसको ये देखें और ये पूरा समझ करके इसने पूरा यहाँ पे मुझे कोड दिया हुआ है। तो ये हम, और यहाँ पे इसने बताया कि यहाँ पे इसने किया हुआ है साइन इन विद ट्यूटर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। मुझे आज की वर्कशॉप में आपको फैमिलियर कराना था फायरबेस से कि आपको आइडिया हो। अब जब मैं नेक्स्ट वर्कशॉप में ये सारा काम कर रहा हूँ तो आपको फायरबेस की इंटीग्रेशन, डाउनलोड और फायरबेस एक्चुअली क्या है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको आता होगा। बस हम सिंपली फायरबेस की मदद से अपनी ऐप का पैकेट ले रहे हैं। तो ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसका मैं आईडी पासवर्ड बोल दिया जो मैंने टेस्टिंग के लिए दिया हुआ था, मेरी तरफ से निकलना नहीं देना। सेव करना चाहिए। ये मुझे कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा वो गलत है, सही है। डीबग का मैंने ऐप खोली भी नहीं है, मैं इसकी ऐप आप खोलता तो मुझे बताता है कि ये मुझे प्रिंट करा देगा। और तो मैं सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए, जितनी भी UI है ना, ये हम पहले भी बना चुके लॉगिन की UI। आपको बस ये लॉगिन की UI नेक्स्ट वर्कशॉप में पहले से बना के रखी, लॉगिन की एक स्क्रीन, साइनअप की दूसरी स्क्रीन, इसके पीछे का जो बैकएंड चल रहा होगा ना, जो ईमेल पे एंटर करें तो लॉगिन हो जाए, ये असल पे काम है। UI काम आपको हो चुका है। ये स्क्रीन बनाना बड़ा आसान है। आप FR करेंगे, आप जो है टेक्स्टफुल वीडियो
जो है वो बनाएंगे और लॉगिन का बटन और टेक्स्ट फील्ड विजिट बनाना नहायत ही आसान है। अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल पे जाएंगे सिंपली लिखेगा टेक्स्ट फील्ड फ्लटर, इसका पूरा कोड मिल जाएगा। पहला लिंक है ये, इस पे आप जाएंगे, ये देखिए ये पूरा कोड मिला है। इस पूरे कोड का जो आउटपुट है ना वो ये आउटपुट है। इसी की फील्ड को आप बढ़ा देंगे, लॉगिन को हटा के साइन अप लिख देंगे, आपकी लॉगिन साइन अप की स्क्रीन होगी, आपकी यूआई बन जाएगी। मेरा काम आने वाली वर्कशॉप में होगा कि इसका यूआई का बैकएंड लेना फायरबेस के थ्रू। तो हमारी वर्कशॉप शॉर्ट भी होंगी, फ़ायदेमंद भी होंगी और क्वालिटी काम ईज़िली हो रहा होगा ताकि सबको लेनी ना लगे। आज की वर्कशॉप से रिलेटेड फायरबेस को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर, नेक्स्ट वर्कशॉप में मजीद फायरबेस एक्सप्लोर होगा जब उसकी मजीद फायरबेस एक्सप्लोर होगा जब उससे करंट एप्लीकेशन कर रहे होंगे। हम एक ब्लॉगिंग ऐप बना रहे होंगे कि हम अपने ब्लॉग को पोस्ट कर रहे होंगे, एडिट कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, उसमें इमेजेस डाल रहे होंगे और उसमें मजीद विजेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि इमेज पिकर होगा। यहाँ पे एक बटन होगा इमेज पिकर का, जो कि मैंने कल बताया था 2.5 वर्जन में कि हम अपने इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पिकर बटन पे इसका हेडिंग होगी अपलोड अ इमेज। तो हम कैसे होता है लोकल स्टोरेज से इमेज को अपलोड करेंगे, ब्लॉग में पोस्ट करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे और अपना ब्लॉग पोस्ट करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वर्कशॉप है गूगल मैप की। देन उसके बाद हमारी 3 मेन वर्कशॉप आएंगी, इसमें लिंक्डइन क्लोन, उबर क्लोन और ई कॉमर्स एप्लीकेशन होगी। आपको यूआई बनाना आ चुकी होगी, आपको फायरबेस की ऑथेंटिकेशन उसके बेसिक फंक्शन आ चुके होंगे, फिर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और आप इंशाल्लाह 15 डेज विद फ्लटर की मदद से आप काफ़ी हद तक फ्लटर के कोर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर चुके होंगे विद लाइव प्रोजेक्ट। देन उसके बाद हैकाथॉन की अनाउंसमेंट होगी, वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज की वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन Any questions? मेरी आवाज आ रही है? यस। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं फायरबेस से? बेस्ट हो गया है तो फिर किसी आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोग को। अगर कोई भी क्वेश्चन है या फिर तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, कोई असाइनमेंट करो इसका। अच्छा असाइनमेंट दे दूँ? अच्छा असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट नहीं बनाएगा कोई फायरबेस का, सिंपली 2 काम करना है आप लोगों को। पहला काम यूआई की मतलब आप लोग को 3 स्क्रीन बनानी है, सही है? मतलब 3 नहीं मतलब 2। main.dart की स्क्रीन तो आपके पास मौजूद है, सही है? आप register.dart की स्क्रीन बनाएगा और उस पर स्टेटलेस विजिट का इस्तेमाल कर लेगा। इसी तरह करके आप दूसरी स्क्रीन बनाएगा login .dart, सही है? ये 3 स्क्रीन हो गई, इस पर भी स्टेटलेस का विजिट आप ले सकते हैं, सही है? और उसके बाद आप बनाएंगे क्या कहते हैं इसको, मैं पहले उसके बाद आप एक और स्क्रीन बनाएंगे, सॉरी इसके बाद आप फायरबेस को इंटीग्रेट कर लेगा अपने मैसेज, अपने जितने भी ना, ये 3 काम कर लेगा और इनकी यूआई बना लेगा ऐसे लॉगिन साइन अप। उसकी राउटिंग में आपको वर्कशॉप में सिखा दूंगा। उसके बाद डेटाबेस क्या कहते हैं फायरबेस आप इंटीग्रेट कर लेगा, 3 आपके काम है। ऑथेंटिकेशन जब आप कर रहे होंगे तो आप हाथ के हाथ कर भी सकते हैं और मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। सर ओके अच्छा फायरबेस के तो कुछ छोटे प्रोजेक्ट बनते हैं। हाँ क्योंकि फायरबेस की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आप लोग प्राइसिंग प्लान भी देख लेगा कि आई थिंक 5 GB गूगल ड्राइव की तरह दे रहा होता है मेरे ख्याल में, अगर मैं जाऊँ अगर बड़ी एप्लीकेशन है तो वो इस नहीं मतलब एप्लीकेशन बड़ी सेंस में एप्लीकेशन का कोई ड्रॉबैक नहीं आएगा, स्टोरेज का मसला आता है। अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, इसमें 1 लाख यूज़र है, तो 1 लाख यूज़र से बड़ा मतलब पता नहीं कितना बड़ा डेटाबेस होगा, तो फायरबेस उतनी लिमिट देता ही नहीं है। तो उस सेंस में, स्टोरेज के सेंस में बड़ी एप्लीकेशन सस्टेन नहीं कर सकते हम फायरबेस पे। ऑल दो एप्लीकेशन में वो मसला चलने वालने का मसला नहीं होता है, एप्लीकेशन रन सही हो रही होती है, स्टोरेज का मसला आता है। अगर हम फायरबेस की उसमें जाएँ प्राइसिंग में, सही है, तो फ्री है, सही है। तो इसमें ये सारी डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, इसमें मैक्सिमम क्या दे रहा है 10 GB दे रहा है पर मंथ, मैक्सिमम 20K डिलीट्स दे। तो ये छोटी वेबसाइट्स के लिए तो अच्छा है, सही है। हालांकि
$0.40 मिलियन देन इस तरह करके। ये ज़्यादा लंबा तो नहीं हो। अच्छा, स्टोरेज कितनी दे रहा है? 10 GB दे रहा है। कितने? $1 में। तो 10 GB की स्टोरेज क्या होती है? मोबाइल ही भर जाता है। तो इस सेंस में फायरबेस जो है ना, बड़ी एप्लीकेशन के लिए काम दे नहीं। ये देखिए, स्टोरेज अच्छा, देगा तो। मेरा एक हाँ सवाल है। जी। अगर हम फायरबेस को एज अ ऑथेंटिकेशन यूज़ करें और स्टोरेज के लिए कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ करें, तो ऐसा हो सकता है? अच्छा, ऐसा एक मसला आपको आएगा आपके सर्वर्स में कि अगर आपका लॉगिन साइन अप कोड जो है, आपका यूज़र का डेटा जो है, वो जा रहा है आपके फायरबेस के लोकल, आपके फायरबेस के स्टोरेज में, और बाकी आपका जा रहा है सर्वर में, तो आपकी ऐप क्रैश ना हो। बाकी ऑल तो ये हो सकता है क्योंकि एपीआई से काम हो रहा होगा। आपका जो लॉगिन साइन अप काम है वो फायरबेस में जा रहा है, बट बाकी इसका काम आपका जा रहा है सर्वर साइड, मतलब आपके क्लाउड में, फला में ना। तो आपकी ऐप क्रैश हो सकती है, क्योंकि फिर आपका जो यूज़र है वो जब लॉगिन करेगा तो फायरबेस का कोड चलेगा, वो फिर होम स्क्रीन पे आएगा, और फिर बाकी कोड जो चलेगा वो बाकी सर्वर का चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। तो आपकी ऐप हो जाएगी क्रैश, क्योंकि फिर आपकी बैकएंड को कनेक्ट करना पड़ेगा फायरबेस के डेटा की एपीआई से। तो ये पॉसिबल तो बहुत कुछ हो सकता है अगर हम इस पर रिसर्च करने बैठे, बट पॉसिबल है ऐप क्रैश होना लग जाए, क्योंकि फायरबेस फ्लटर से इंटीग्रेट है, लेकिन फायरबेस आपके बैकएंड से इंटीग्रेट नहीं हो सकता, उसके लिए है ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कोड आ गया कि जिसमें वो यूज़र का डेटा मांग रहा है कि भाई पहले यूज़र दिखाओ, तो मैं उसको स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, वो स्क्रीन बैकएंड से बनी है, तो फायरबेस तो उससे रिलेट है ही नहीं। तो ये बहुत टफ हो जाएगा और ऐप बैठ जाएगी। थैंक्स। बाकी वेबसाइट की आप होस्टिंग फ्री मिलती है फायरबेस पे, वो आप स्टोर करा सकते हैं। वेबसाइट का जितना आपको काम है, अपने छोटे प्रोजेक्ट से मतलब 10 GB 100 GB दे रहा है गूगल ड्राइव की तरह। आई थिंक अगर आप ई कॉमर्स आप एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ते हैं कि भाई मेरी फला ऐप पे ई कॉमर्स मेरा स्टोर है, उनका डेटाबेस इतना बड़ा होता नहीं है। अगर डेटाबेस कल को बड़ा भी हुआ, आप ऐप बनाते कि उसका डेटाबेस क्रॉस कर रहा है, तो उसको बैकएंड क्लाउड पे ले जाओ या फिर कोई और स्टोरेज खरीद लो। आपको तो उल्टा फ़ायदा हो जाएगा कि पहले फायरबेस के पैसे आपको मिलेंगे, फिर जब वो कहेगा भाई मुझे माइग्रेट करनी है, फायरबेस की लिमिट खत्म हो रही है, मुझे बैकएंड दूसरा स्टोरेज चाहिए, तो आप कहोगे ठीक है, तो आपको बैकएंड भी आनी चाहिए। तो बैकएंड के लिए नोड.जेएस, पाइथन पीक पर है, तो सीखने में भी कोई टाइम लगता है। अगर आपने फायरबेस से बैकएंड ले लिया, तो बैकएंड का तरीका वही होता है, बस फायरबेस, मोंगोडीबी, माइस्क्यूएल कंपनीज हैं जो कि डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। ऑल्दो कॉन्सेप्ट आगे पीछे होता है, जिसका कॉन्सेप्ट होता है एमपीसी का, मॉडल व्यू कंट्रोलर का ही कॉन्सेप्ट होता है। एनी अदर क्वेश्चंस के या फिर वाइंड अप करें? ओके, देन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। सही है, हमारी कल की वर्कशॉप जो है, हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप जो है वो थर्सडे को है। अब जो हमारी 3 वर्कशॉप ने वीक रह गई, 2 हो चुकी हैं। 5 वर्कशॉप थी, 2 हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट वर्कशॉप होंगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होंगी। कल वर्कशॉप नहीं होगी। उसके बाद 12 अप्रैल की जो छुट्टी होगी, एक वर्कशॉप जिस दिन 12 अप्रैल होगा उस दिन कोई वर्कशॉप नहीं होगी। सही है। बाकी हमारे नेक्स्ट वीक 5 वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला, हमारा पूरा 15 डेज विद फ्लटर नेक्स्ट वीक हमारा खत्म हो चुका होगा। और हैकाथॉन की अनाउंसमेंट, सर्टिफिकेट्स भी मैं वर्कशॉप के एंड में अलॉट कर दूंगा। और जो असाइनमेंट्स बना रहे थे जो कि बहुत एक्टिव है, उनको भी एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स में ड्रॉप कर दूंगा। और कल और जो नेक्स्ट वर्कशॉप है, उससे पहले जो असाइनमेंट दिया हुआ है कि लॉगिन स्क्रीन की यूआई बना लें और फायरबेस को इंटीग्रेट कर लें, उसका मैं गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ। बस सिर्फ कोड का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, कोड का थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट और ऐप के आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके तस्वीरें गूगल फॉर्म पे अपलोड कर देगा। मैं ड्रॉप कर दूंगा फेसबुक ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़। सर आपका गूगल फॉर्म, मैं गूगल फॉर्म ड्रॉप करूंगा, अभी ड्रॉप किया नहीं, मैं रात में ड्रॉप करता हूँ लेक्चर और गेटअप लिंक के साथ। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। स्टे ट्यून, स्टे अपडेट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।